चलो वेलकम गाइस। हम लोग आज लेने वाले हैं बेसिक कंसेप्ट चैप्टर 1, जिसके सारे एग्जाम्पल रिवीजन क्या क्या इम्पोर्टेंट है, क्या क्या एग्जाम में आएगा, क्या क्या नहीं, क्या क्या देखना है, हम इसको रिवाइज करेंगे फास्ट में। इट विल बी अ वेरी 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 फास्ट बैच, सो बी फोकस। सो पहला चैप्टर जो है इनकम टैक्स का वो है बेसिक कंसेप्ट। बेसिक कंसेप्ट में 1961 का ही ले रहा हूँ मैं। अगली बैच जो होगी वो नया एक्ट की होगी। अभी विल गो फॉर द ओल्ड वन which will be applicable to the January attempt. Okay, just a moment. Okay, chapter overview, basic concept, components of income tax law, that is Income Tax Act, Annual Finance Act, income tax rules, circular notification, legal decisions, ये आपने पढ़ लिया. Now steps for computation of टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी जो हम फोकस करेंगे. उसके बाद इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस, एसएससी असेसमेंट, पर्सन इनकम, इंडिया असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, एग्रीकल्चरल इनकम, जिसमें एग्रीकल्चरल इनकम हम लोग थोड़ा फोकस करके लेंगे. और बेसिक जो भी है ऑफ चार्ज एंड टैक्स रेट्स हम लोग देख लेंगे, जिसमें मार्जिनल रिलीफ हमारा फोकस एरिया रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन उसके ऊपर पूछा जाता है. ठीक है, चलो आगे चलते हैं. इंट्रोडक्शन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टैक्स? यू नो यार, डायरेक्ट टैक्स इज ऑन पर्सन. ओके, लेविड ऑन पर्सन, वो which burden cannot be shifted. Indirect taxes are collected from multiple people. The burden is always shifted to the next one. Type of taxes: direct, indirect. Direct में income tax, tax on undisclosed foreign income and assets. Indirect tax, goods and service tax, custom duty. Why are taxes levied? क्योंकि हम लोगों को जो भी फैसिलिटीज मिलती है गवर्नमेंट से, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, हॉस्पिटल्स, एजुकेशन, एवरीथिंग, उसके लिए सरकार को चाहिए पैसा, और वो पैसा टैक्स थ्रू कलेक्ट किया जाएगा. पावर टू लेवी टैक्सेस, देयर आर 3 लिस्ट: यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट. यूनियन लिस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्सेस लगाएगी, स्टेट लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट, और कॉन्करेंट में दोनों गवर्नमेंट. ओवरव्यू ऑफ इनकम टैक्स इन इंडिया दिया है, जहाँ पे इनकम टैक्स एक्ट है, एनुअल फाइनेंस एक्ट है, इनकम टैक्स रूल्स है, सर्कुलर नोटिफिकेशन विच आर बाइंडिंग ऑन द डिपार्टमेंट, एंड लीगल डिसीजंस ऑफ कोर्ट विच आर डूइंग द सपोर्टिव मैकेनिज्म इन केस ऑफ डिफिकल्टी और डिबेटेबल टॉपिक्स. वहाँ पे जो भी कोर्ट का डिसीजन आता है उसको हम लोग कैरी करते हैं. ठीक है, उसके बाद इनकम टैक्स एक्ट वगैरह वगैरह, सेक्शंस वगैरह सारी चीज़ें दी है, आप पढ़ लो. फाइनेंस एक्ट भी दिया है, हर साल आता है. सर्कुलर नोटिफिकेशन, दे आर गाइडेंस के लिए इशू होते हैं ऑफिसर्स और असेसीज के लिए, और वो बाइंडिंग रहते हैं. एंड लीगल डिसीजंस ऑफ कोर्ट आर, सुप्रीम कोर्ट का अगर डिसीजन रहा तो एपेक्स कोर्ट है बॉस, वो सबके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा. चार्ज ऑफ इनकम टैक्स, रेट्स, पर्सन, किसके ऊपर आएगा टैक्स? पर्सन के ऊपर. रेट्स जो एक्ट में दिए है वो हिसाब से लगेगा. किसके ऊपर? इनकम के ऊपर. इनकम मतलब टोटल इनकम. देख, बहुत सिंपल चीज़ है बेसिक कंसेप्ट में, कि पर्सन है, मैं पहले पर्सन डिसाइड करूँगा, उसके बाद उसका टोटल इनकम डिसाइड करूँगा, और एज पर द रूल्स और जो भी टैक्स रेट्स है गिवन, उसके हिसाब से वो टोटल इनकम को असेस करूँगा, और उसकी जो भी टैक्स लायबिलिटी आएगी मैं उससे वसूल करूँगा. खत्म. ओके, टोटल इनकम वगैरह वगैरह दिया है. रेसिडेंशियल स्टेटस अगले चैप्टर में है, तो हम वहाँ पे देख लेंगे. रेसिडेंट, ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट. उसके बाद रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, डीम्ड रेसिडेंट भी बोलते हैं, एंड नॉन रेसिडेंट. ये सारी कंसेप्ट हम अगले चैप्टर में देखेंगे. हेड्स ऑफ इनकम आपको मालूम है: सैलरी, एचपी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. उसके बाद आगे चलते हैं. सैलरी, अंडर हेड सैलरी ट्रीट होगा. हाउस प्रॉपर्टी का इनकम, रेंट वगैरह जो भी है वो कहाँ पे ट्रीट होगा? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. बिजनेस और प्रोफेशन का इनकम पीजीबीपी में जाएगा. सेल ऑफ लैंड, बिल्डिंग, शेयर्स, बाकी की चीज़ें, म्यूचुअल फंड, ये कहाँ जाएंगे? कैपिटल गेन्स में जाएंगे. एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में जो पहले 4 हेड में नहीं आता, वो सब कुछ किधर आएगा? 5वें हेड में आएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस.
खत्म, आगे चलते हैं। क्लबिंग की प्रोविजन है यहाँ पे। क्लबिंग पूरा टॉपिक है, वहाँ पे जाके सीखेंगे डिटेल में, यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करते। कोई भी बच्चा है उसके नाम पे मैंने कोई प्रॉपर्टी की है, उससे कोई इनकम जनरेट हो रहा है, तो वो बच्चे का इनकम नहीं है, दैट इज माइन, तो दैट विल बी क्लब्ड इनटू माई इनकम और माई स्पाउस। हाँ, जिसका इनकम क्राइटेरिया ये क्लब करने के पहले ज़्यादा है, हाँ हायर है, सिंपल लेवल, ये क्लब करने से पहले जिसका इनकम ज़्यादा है उसके हाथ में वो इनकम माइनर का क्लब किया जाएगा। सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड लॉसेस वगैरह वगैरह ये सारे आगे दिया है, ये सारा आगे देख लेंगे, इस यहाँ पे टाइम पास करने की कोई ज़रूरत नहीं। डिडक्शंस दिए चैप्टर 6 से कि वो भी आगे देखेंगे, 10 के जो भी एग्जाम्पशन है वो भी आगे देखेंगे, अगले चैप्टर में वो सारी चीज़ें आने ही वाली है। एक बेसिक स्ट्रक्चर है कंपटीशन ऑफ टोटल इनकम का। बॉस, सबसे पहले तो आपको रेसिडेंशियल स्टेटस देखना पड़ेगा क्योंकि उसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी आएगी। सेकंड, उसको 5 हेड के अंडर उसका इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करो, सैलरी, HPP, GBP, कैपिटल गेन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इसको टोटल करो। यस, इसमें से एग्जम्पशंस लेस करो, डिडक्शंस लेस करो, और जो भी इनकम आएगा उसको क्लबिंग की प्रोविजंस अप्लाई करो। क्लबिंग की प्रोविजंस अप्लाई होने के बाद सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड लॉसेस को जाओ। एक बार सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड लॉसेस आने के बाद जो भी तुम्हारा ग्रॉस टोटल इनकम आएगा उसके यहाँ से डिडक्शंस लेस होंगे जो भी अपने हैं, और टोटल इनकम जो भी फाइनल बचता है उसके ऊपर हम क्या निकालेंगे, टैक्स एज पर द एप्लीकेबल रेट्स। अब एप्लीकेबल रेट्स क्या है न्यू स्कीम में, या एक्चुअली उसको अब डिफ़ॉल्ट रिजिम बोलेंगे आज की तारीख में। पहले ये डिफ़ॉल्ट नहीं था, अब ये डिफ़ॉल्ट है। दूसरा जो ओल्ड स्कीम है वो ऑप्शनल हो गया। वो डिफ़ॉल्ट में 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, 4 से 8 5%, 8 से 12 10%, 12 से 16 15%, 16 से 20 20%, 20 से 24 25%, और 24 लाख के ऊपर यू विल हैव टू पे 30% इनकम टैक्स। कोई दिक्कत? गुड, चलो आगे चलते हैं। ये छोड़ो भाई, सरचार्ज नाम की एक चीज़ है जो थोड़ा सा तकलीफ देने वाली है हम लोगों को। रीबेट 12 लाख तक दिया गया है, मतलब 60,000 रुपये का रिबेट एप्लीकेबल किया है। 20,000 4 से 8 को लेके और 8 से 12 को लेके जो भी 40,000 का टैक्स आता है उसके ऊपर क्या दिया है, रिबेट दिया है। देखिए यहाँ पे जो है 4 to 8 लाख, मतलब 4 लाख पे कितना टैक्स हो गया, 20,000। 8 to 12 लाख 10%, मतलब कितना हो गया, 4 लाख पे ये 40,000, ये दोनों का मिलके कितना है, 60,000। तो ये 60,000 का रिबेट दिया गया है। मतलब अगर आपका इनकम 11,50,000 है तो आपको जो भी टैक्स आएगा दैट विल बी एग्जम्प्ट। क्यों? क्योंकि बेटा उसको रिबेट मिलेगा 87 का, ठीक है। सो 87 के रिबेट के बाद आपको टैक्स लायबिलिटी 0 हो जाएगी। देन हेल्थ एंड एजुकेशन सेज इट विल बी एट द रेट 4% ऑन टैक्स, ऑन टैक्स। AMT अल्टरनेट मिनिमम टैक्स, ये आपको मैं आगे सिखाऊंगा। Now examine whether you to pay the tax under default tax regime under section 115 BAC or to pay tax under optional tax regime as per regular provisions of the act. Regular provisions of the act अभी optional हो गए और ये mandatory हो गया है न्यू रिजिम जो भी है, या सो डरने की ज़रूरत नहीं है। जिससे अपने को बेनिफिट होगा हम वो ले सकते हैं, लेकिन एक बार ऑप्ट आउट किया तो ऑप्ट इन करने में भी डिफिकल्टीज है। वो प्रैक्टिकल लाइफ में आता है, बताऊंगा, टेंशन मत लो। ये तुमने पढ़ा होगा, इसलिए मैं रिवीजन में फास्ट ले रहा हूँ हर एक चीज़, क्योंकि पेपर को क्वेश्चंस तो आने नहीं वाले इसके ऊपर। उसके बाद रिटर्न ऑफ इनकम। रिटर्न ऑफ इनकम यू नो यार, 1 2 3 4 5 6 7 ये रिटर्न्स के फॉर्म दिए गए गवर्नमेंट से, उसके हिसाब से हमको जो एप्लीकेबल है वो चूज करना हमारे इनकम क्राइटेरिया के हिसाब से, और उसमें हमारे इनकम की डिटेल्स भर के जो भी लायबिलिटी है हमारी बनती है भरने की, ख़त्म करने का। अब इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस दी है। असेसी यू नो, जो बंदा कमा रहा है जिसका इनकम असेस होने वाला है उसको बोलेंगे असेसी। एवरी असेसी इज हैविंग पैन नंबर, वो बदलेगा नहीं, ठीक है, खत्म।
असेसमेंट मतलब जो भी इनकम हम असेस कर रहे हैं और उसके लिए जो भी प्रोसीजर यूज कर रहे हैं उसको बोलते हैं असेसमेंट। हम खुद ने असेस किया उसको बोलेंगे सेल्फ असेसमेंट। हमारे यहाँ पे जो भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होता है दैट इज सेल्फ असेसमेंट, मतलब मैं खुद का इनकम खुद असेस कर रहा हूँ और फिर उसकी टैक्स लायबिलिटी निकाल के टैक्स पे कर रहा हूँ। अब गवर्नमेंट मेरा असेस करेगी कि नहीं इनकम? करेगी डेफिनेटली। तो गवर्नमेंट जो असेस करेगी वो उनका असेसमेंट, मेरा असेसमेंट इज सेल्फ असेसमेंट। अगर उन्होंने मुझे इंक्वायरी निकाला, मुझे बुलाया, मुझसे डॉक्यूमेंट्स मांगा तो इट विल बी अ स्क्रूटिनी असेसमेंट। स्क्रूटिनी मतलब चौकशी। वो मेरी क्या करेंगे? इंक्वायरी करेंगे। इंक्वायरी असेसमेंट, स्क्रूटनी असेसमेंट। यस, आगे चलते हैं। पर्सन है हमारे पास 7 टाइप के। पहला है इंडिविजुअल, दूसरा है एचयूएफ। तुमको ये दोनों ही का टैक्सेशन है। आपको कंपनी, फर्म, एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन जो भी दूसरा रहेगा इनका असेसमेंट नहीं है। तो आपको सिर्फ फोकस किसके ऊपर करना है? इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। चलो आगे चलते हैं। डेफिनेशन आप पढ़ लोगे ना? यस। इंडिविजुअल मतलब ह्यूमन बीइंग जो भी है, या एचयूएफ मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हाँ, उसमें को पार्टनर रहते हैं। जो भी मेंबर्स ऑफ द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है उनको बुलाया जाएगा को पार्टनर्स। उनमें से एक कर्ता रहेगा। कर्ता विल बी लायबल फॉर द एचयूएफ रिटर्न एज वेल एज एचयूएफ असेसमेंट एज वेल एज एचयूएफ फाइलिंग। ओके, आगे चलते हैं। 2 टाइप के स्कूल है, दया भागा स्कूल, मिताक्षरा स्कूल। दया भागा इज इन द नॉर्थ रीजन, वेस्ट बंगाल एंड असम, एंड मिताक्षरा रेस्ट ऑफ इंडिया एक्सेप्ट वेस्ट बंगाल एंड असम। ये पढ़ लोगे? यस। ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, देख लो, गो थ्रू इट। कंपनी यू नो इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, इंडियन कंपनी दैट इज डोमेस्टिक कंपनी। ये जो भी आपकी डेफिनेशन है वही है, एक बार पढ़ लो। फॉरेन कंपनी, डोमेस्टिक कंपनी, 2-3 चीज़ें दी है। डोमेस्टिक में इंडियन कंपनी दिया है, कंपनी विच हैज़ मेड अरेंजमेंट फॉर डिक्लेयरिंग एंड पेइंग डिविडेंड इन विद इन इंडिया आउट ऑफ द इनकम चार्जेबल टू टैक्स इन इंडिया। फॉरेन कंपनी, अ कंपनी विच इज़ नॉट अ डोमेस्टिक कंपनी इज़ अ फॉरेन कंपनी। जो यहाँ पे रजिस्टर नहीं हुए, जिसके कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इंडिया में नहीं है, उसको बोलेंगे हम फॉरेन कंपनी। ठीक है, चलो आगे जाते। पढ़ लो, ये क्या है? इतना इसके ऊपर पूछा नहीं जाएगा। 100 पेजेस का टॉपिक है, एक बार पढ़ना जरूरी है। मेरे हिसाब से आपका एक बार पढ़ के हो गया है, सो फास्ट में आगे चलते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते मेरे भाई। फर्म मतलब पार्टनरशिप फर्म, यस, एज वेल एज एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। एक पार्टनरशिप एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 एंड लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, दोनों इसमें क्लब किए जाते हैं फर्म में। एओपी मतलब एसोसिएशन ऑफ पर्सन। बहुत सारे लोग एक कॉमन पर्पज के लिए एक इकट्ठा हो रहे हैं, तो उनको कुछ तो कॉन्स्टिट्यूशन देना पड़ेगा कि नहीं खुद को? हाँ, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन देंगे उसको नाम क्या देंगे? एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। अगर सब इंडिविजुअल रहे तो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, उसमें कोई दूसरे भी लोग रहे, मतलब फर्म है, कंपनी है, तो उसको क्या बोलेंगे? आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, तो उसको बोलेंगे एओपी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। अगर सिर्फ इंडिविजुअल रहे तो बीओआई, खत्म। तो नीचे वही है, सही बात है ना? सो बीओआई में कौन है? सिर्फ इंडिविजुअल मेंबर्स रह सकते। एओपी में कंपनी, फर्म, ये भी मेंबर रह सकते। और वो क्यों साथ में आ रहे? कॉमन पर्पज के लिए। नाउ लोकल अथॉरिटी, यू नो लोकल अथॉरिटी? अरे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, कमिटी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, बॉडी ऑफ कोर्ट कमिश्नर और अदर अथॉरिटी लीगली एंटाइटल्ड टू और इंटरेस्टेड बाय द गवर्नमेंट विद द कंट्रोल और मैनेजमेंट ऑफ म्यूनिसिपल और लोकल फंड, खत्म। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन मतलब जिसको लॉ ने जन्म दिया है। कोई भी मैंडेटरी पोजीशंस की वजह से, लॉ की वजह से अगर वो बंदे का जन्म हुआ है, मतलब वो फर्म का जन्म हुआ है, कंपनी का, या किसी भी बोर्ड का, इसका उसका जो भी, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, खत्म। कॉलेज है,
यूनिवर्सिटीज है, बार काउंसिल है, दिया है ना। यस यस। इनकम, इनकम मालूम है आपको यार, जो 5 हेड में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसको इनकम बोलेंगे। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन से मिला सैलरी, अगर रेंट मिला हाउस प्रॉपर्टी से तो हाउस प्रॉपर्टी इनकम, अगर धंधा किया, बिजनेस किया, प्रोफेशन किया, सीए, डॉक्टर है, इंजीनियर है, आर्किटेक्ट है, जो किया उसको क्या मिलेगा, पीजीबीपी, मतलब वो इनकम पीजीबीपी में आएगा। फोर्थ कैपिटल गेन, अगर जगह बेच रहे, फ्लैट बेच रहे, शेयर्स बेच रहे, जो भी है, म्यूचुअल फंड बेच रहे, प्रॉफिट कमा रहे, तो दैट विल बी कम अंडर हेड कैपिटल गेन। और लास्ट इज अदर सोर्सेज, जो 4 हेड में नहीं आता वो आएगा कहाँ पे, अदर सोर्सेज में। ये बहुत सारे, ये डेफिनेशन एक बार अच्छे से करो। ये जो है ना पॉइंट, पहला प्रॉफिट एंड गेन, डिविडेंड, द वैल्यू ऑफ एनी परक्विजिट और प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी वगैरह वगैरह। उसके बाद अलाउंसेस, बेनिफिट्स रिसीव्ड। उसके बाद अगर पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए अलाउंसेस मिला है वगैरह वगैरह, ये सारा पढ़ो। यहाँ पे पीजीबीपी दिया है, डीम्ड प्रॉफिट दिया है, वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट परक्विजिट रिसीव्ड अंडर सेक्शन 28(4) सब सेक्शन 4, द कैपिटल गेन दिया है 45 में, लॉटरी का विनिंग दिया है अदर सोर्सेस में, कार्ड गेम्स का दिया है, हॉर्स रेसेस का दिया है, एनी सम रिसीव्ड from by assessee from his employee as a contribution to PF, ESI। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ के लेना पड़ेगा। कीमन इंश्योरेंस पॉलिसी से कुछ सम मिला है, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री वगैरह कन्वर्जन किया इनटू कैपिटल एसेट एंड स्टॉक इन ट्रेड। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ लोगे पक्का, श्योर ना। यस ये एक इम्पोर्टेंट है आगे का। एनी सम मनी ऑफ मनी रिसीव्ड एट एडवांस इफ सच सम इज फॉरफिटेड टू फेल्यूर ऑफ निगोशिएशन फॉर ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट। मतलब तूने किसी से बयाना रकम लिया, मतलब इनिशियल अमाउंट लिया और वो व्यवहार पूरा नहीं हो पाया और तूने वो रकम जब्त कर लिया, तो दैट विल बी ऑल्सो टैक्सेबल। उसके बाद अगर अंडरपेड रहा, ओवरपेड रहा, विदाउट कंसिडरेशन कुछ दिया, इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, 56(2), 9, 10 एंड 11, ये तीनों सेक्शन इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लो। और ये भी देख लो 13 का। यस, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है क्योंकि अदर सोर्सेस में भी अपन देखेंगे, बट ये इंपॉर्टेंट है, पढ़ लोगे। ओके, रेवेन्यू, कैपिटल रिसीट वगैरह वगैरह ये पढ़ा ही होगा आपने, छोड़ो। अब इंडिया के डेफिनेशन दिया है जहाँ पे टेरिटरी ऑफ इंडिया एज पर आर्टिकल 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, टेरिटोरियल वाटर, सीबेड, सबसॉइल, अंडरलाइंग सच वाटर, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और एनी अदर स्पेसिफाइड मैरिटाइम जोन and airspace above its territory and territorial waters. Specified maritime zones means the maritime zones as referred in the territorial water, continental exclusive economic zone and other maritime zone act 1976। अच्छे से कर लो, अगर गलती से आ गया थ्योरी में लिखने के लिए तो तुमको आना चाहिए। 7% की डेफिनेशन भी कर लो, मैंने आपको इम्पोर्टेंट जो बोला है वो करो ढंग से। फर्स्ट यू आर गोइंग टू डू 7% डेफिनेशन, या लिख के ले लो, ये आपकी पूरी की पूरी रेडी होनी चाहिए। पहली चीज़ 7% की डेफिनेशन। सेकंड चीज़ क्या रेडी होना चाहिए आपका, इनकम का डेफिनेशन, जो ऊपर जो 19 पॉइंट्स दिए ना, अरे हरामखोर दिए है ना, अभी तो देखा ना, इनकम डेफिनेशन वो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद थर्ड इंडिया की जो डेफिनेशन है, यस, ये भी अच्छे से कर लो क्योंकि इसके ऊपर थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है, आता है। एग्रीकल्चरल इनकम, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है, ये पूरे इसमें एग्री इनकम सबसे इम्पोर्टेंट है। क्यों, एग्री इनकम पे एक आध क्वेश्चन आने ही वाला है। आज तक जितनी भी एग्जाम हुई है, 2 मार्क का, 4 मार्क का, 6 मार्क का, कुछ ना कुछ तो एग्रीकल्चरल इनकम के ऊपर पूछा जाता ही है, अब तक पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। एग्री इनकम क्या है, नॉन टैक्सेबल है, बट एग्रीगेशन इफेक्ट में इसका क्वेश्चन इसी में दिया है, हम लोग सॉल्व करेंगे। एग्रीकल्चरल इनकम मतलब जो भी इनकम एग्रीकल्चरल एक्टिविटी से मिल रहा है हमको,
by selling the agricultural produce which is which is cultivated by us or by our tenant, but after performance of agricultural activity on agricultural land, जो हम निकाल रहे हैं प्रोड्यूस और जो बेच रहे हैं उसी को एग्रीकल्चरल इनकम माना जाएगा। और अगर एग्रीकल्चरल ड्वेलिंग हाउस करके हम उसके बाजू का जो भी मकान या कुछ जगह है गोडाउन है यूज कर रहे हैं एग्री पर्पज के लिए, उससे अगर कोई आता है पैसा तो वो भी एग्री इनकम माना जाएगा। अदरवाइज जो भी अदर इनकम है वो एग्री इनकम नहीं ट्रीट किया जाएगा। मेरे पास मैनेजर रखा है, मेरे पास 40 एकड़ जमीन है, मेरी 40 एकड़ जमीन करने के लिए मैनेजर रखा गया है। अब वो जो मैनेजर है उसको जो मैं पगार दे रहा हूँ दैट उसके खाते में वो एग्रीकल्चरल इनकम नहीं है। ही इज परफॉर्मिंग एग्रीकल्चरल एक्टिविटी फॉर मी बट फॉर सैलरी, समझा? हाँ, बट मैं जो कमा रहा हूँ एग्रीकल्चरल लैंड से बाय सेलिंग द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, मैं खुद जाके तो नहीं कर रहा हूँ, मैं लोग ही लगाया, बट जो मेरा एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस सेल करके आया हुआ इनकम है जो मेरे लैंड से आफ्टर कल्टीवेशन, मतलब जो भी सारी चीज़ें हैं हार्वेस्टिंग जो भी मेरे को मिल रहा है दैट विल बी एग्रीकल्चरल इनकम इन माई हैंड। समझा? Yeah, it may be derived from such land by agricultural performance of a process ordinarily employed by cultivator or receiver of rent in kind to render the produce fit to be taken to the market. The sale by the cultivator or the rent in kind of such agricultural produce raised or received by him in respect of which no process has been performed other than the process of nature मेंटेनिंग बी अबव। ठीक है, एग्रीकल्चर लैंड किधर चाहिए बेटा? इंडिया में चाहिए, सिचुएटेड इन इंडिया, यूज फॉर एग्रीकल्चरल पर्पज। लास्टली एग्रीकल्चर इनकम मे बी डिराइव्ड बाय फार्म बिल्डिंग रिक्वायर्ड फॉर एग्रीकल्चरल ऑपरेशन। जो मैंने बताया तीनों चीजें कवर हो गई, पक्का श्योर? ये पूरा कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। एग्री इनकम 3 पॉइंट से बेटा 1, 2 एंड 3 तीनों को तीनों पॉइंट तुम्हारा पूरा के पूरा एग्जैक्ट मैच होने चाहिए विद लैंग्वेज। अगर आ गया 4 मार्क के लिए मिलने चाहिए। अगर इसके ऊपर एक आधा क्वेश्चन आ गया तो वो अपन सॉल्व कर ही लेंगे, डोंट वरी। चलने का आगे ये टी बोर्ड वगैरह के भी एग्जाम्पल आते हैं। मैं सीधा एग्जाम्पल पे जाता हूँ अभी, उससे तुम्हारे डेफिनेशन एक्सप्लेन करवा के देता हूँ। ठीक है, मिस्टर बी ग्रोज शुगर केन एंड यूजेस द सेम फॉर द पर्पज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग शुगर इन हिज फैक्ट्री। ठीक है, कुछ खुद के फैक्ट्री 30% ऑफ द शुगर केन प्रोड्यूस सोल्ड फॉर 10 लाख, खत्म। तो एग्री इनकम सीधा हो गया। यस, कितना है? 10 लाख। खर्चा भी क्या होगा ना? हाँ। कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कितना है? लेस कॉस्ट कितना है? 5 लाख। तो ये 5 लाख सीधा क्या हो गया डार्लिंग? एग्री इनकम हो गया। दिस इज एग्री इनकम। अभी आगे देखते हैं, ये 30% प्रोड्यूस था ना, अब तो 70% जो भी प्रोड्यूस बचा है उसका बैलेंस शुगर केन इज 14 लाख एंड द मार्केट वैल्यू ऑफ द सेम इज 22 लाख। मतलब कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन 14 लाख है, मार्केट वैल्यू 22 लाख है। आफ्टर इनकरिंग 1.5 लाख मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस द बैलेंस शुगर केन द शुगर वॉज सोल्ड फॉर 25 लाख। ठीक है, अब शुगर कितने को बेचा? 25 लाख। लिख दो। उसको प्रोसेसिंग कॉस्ट कितना गया? 1.5 लाख रुपया। यस, 1.5 लाख। सो बेटा कितना रिसिप्ट आपने हाथ में? 23.5 लाख। अब इसमें अपने को दिया है खुला कि मार्केट वैल्यू कितना है बेटा शुगर केन का? 100। मार्केट वैल्यू ऑफ शुगर केन अपने खेती से आया है लेकिन उसको मार्केट वैल्यू है ना। यस, कितना है वो? 22 लाख। मतलब बेटा 1.5 लाख इज योर बिजनेस इनकम।
और एग्री इनकम कितना है, ऊपर का 5 लाख रुपया, और इसमें मार्केट वैल्यू कितना है बेटा, 22 लैक्स। उसमें कल्टीवेशन कॉस्ट दिया है 14 लैक्स। कितना हुआ बेटा वो, 8 लाख रुपीज। समझा? सो 5 लाख प्लस 8 लाख 13 लाख रुपीज क्या हो गया तुम्हारा एग्री इनकम। एंड बिजनेस इनकम कितना हो गया बेटा, 1.5 लाख रुपीज। क्योंकि 22 का प्रोड्यूस मैंने कितने में बेचा, 25 में, 1.5 लाख खर्चा करने के बाद, तो ऊपर का जो 1.5 लाख मिला है एक्स्ट्रा, दैट इज माय बिजनेस इनकम। आंसर में आ जाओ, देखो 25 माइनस 22 माइनस 1.5, दिस 1.50, ये क्या है बेटा, बिजनेस इनकम है। ठीक है, उसके भी नीचे एग्रीकल्चरल इनकम 22 माइनस 14 8 लाख एंड 10 माइनस 5 5, मतलब 13 लाख मेरा एग्री इनकम है एंड 1.5 लाख इज माय बिजनेस इनकम। खत्म? यस। चला आगे चलते। मैन्युफैक्चरिंग ग्रोइंग रबर, यहाँ पे 35% एंड 65% सीधा क्लॉज दिया है, मतलब दिमाग मत चलाओ। 1 करोड़ रुपया है, 35 लाख बिजनेस का, 65 लाख एग्री का। हाउ मच फॉर रबर, कितना बेटा, 35%, 65%। 65% इज योर एग्री, अरे हाँ या ना, एंड 35% इज योर बिजनेस। खुला दिया है, एक जाएगा पीजीबीपी में, दूसरा रहेगा यहाँ पे एग्री में। C manufactures latex from the plant grown by him in India. These are then sold in the market for 30 lakh rupees. सही बात है। कॉस्ट ऑफ ग्रोइंग रबर प्लांट इज 10 लाख रुपीज। वाओ। एंड दैट द मैन्युफैक्चरिंग लेटेक्स इज 8 लाख। तो कितना इनकम हुआ निकालो, देखो 30 लाख रुपए रेवेन्यू है मेरा, यस। उसमें से 10 लाख रुपीज क्या है, कल्टीवेशन कॉस्ट है। कल्टीवेशन कॉस्ट कितनी है मेरी, 10 लाख, और लेस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी है, 8 लाख। सो मुझे मुनाफा कितना हुआ बेटा, 12 लाख रुपीज। खत्म। अब 12 लाख को 2 टुकड़े में बांटो, एक 65 एंड एक 35। तो 65% विल बी एग्री इनकम एंड 35% विल बी बिजनेस इनकम। समझा क्या? आ गया क्वेश्चन, सॉल्व कर दो इमीडिएटली। So 65% is 7.8 lakh and 35% is 4.2 lakh। खत्म। चलो आगे। कॉफी, कॉफी में 2 चीज है। अगर बिना रोस्ट और ग्राउंड किए बेचा तो वहां पे 25-75 है, बिजनेस का 25, एग्री का 75। और अगर रोस्ट और ग्राउंड करके बेच रहे हैं तो वहां पे है 60-40। समझा मेरे भाई? देख यहां पे दिया है ग्रोन एंड क्योर्ड, कितना है बेटा, 75-25। ग्रोन, क्योर्ड, रोस्टेड एंड ग्राउंडेड। समझा? रोस्टेड और ग्राउंडेड किया तो 60-40। खत्म। आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और चाय के लिए खुला 60-40 दिया है, रबर के लिए 65-35। अब फार्म बिल्डिंग, मैंने आपको बताया वो फार्म बिल्डिंग अगर कल्टीवेटर यूज कर रहा है, रिसीवर ऑफ रेंट यूज कर रहा है और एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के लिए कर रहा है तो उसको क्या बोला जाएगा, एग्री इनकम। अदरवाइज उसको एग्री इनकम नहीं बोला जाएगा। तू डेयरी फार्मिंग कर रहा है तो क्या कर रहा है, डेयरी, और तू दूध बेच रहा है और तू बोल रहा है क्या मैं पैरेलल टू एग्री के ही कर रहा हूँ, उसको एग्री इनकम ट्रीट करूंगा। नहीं, दैट इनकम विल नॉट बी एग्री इनकम। तो हनी भी फार्मिंग कर रहा है, वो इनकम एग्री इनकम करके नहीं पकड़ा जाएगा। समझा क्या? पक्का? तो ये पढ़ लेगा ना, ऑलरेडी बताया था। और हाँ, एग्रीकल्चरल लैंड के लिए लिमिटेशंस दिए हैं ट्रीटमेंट के लिए। अगर 10,000 के नीचे की पॉपुलेशन रही, 2 किलोमीटर, सही बात है, 10,000 के ऊपर की पॉपुलेशन है तो 2 किलोमीटर, देख ये गांव है 10,000 पॉपुलेशन वाला। अब इसके
साइड से 2 किलोमीटर की रेडियस डाल, कितना 2 किलोमीटर। ये एरिया के अगर बाहर लैंड सिचुएटेड है इसको बोलेगा तो एग्री। विद इन दिस रहा तो वो एग्री नहीं रहेगा। अब देख, अगर पॉपुलेशन है 1 लाख गांव की, कितनी है डार्लिंग? कोई ज्यादा दिमाग मत लगा, 2 से 6 की जरूरत नहीं है। एक ध्यान में रख, इसके ऊपर सर्कल निकाल। अगर 6 किलोमीटर का डिस्टेंस है, अगर ये लैंड उससे भी बाहर सिचुएटेड है एग्रीकल्चर, उसके अंदर रहा तो नॉन एग्री। मतलब एग्री है पर उसको अर्बन ट्रीट किया जाएगा, अर्बन एग्रीकल्चर, इट विल बी ट्रीटेड एज कैपिटल एसेट। अब ये पूरा के पूरा एग्रीकल्चरल लैंड है। 10,000 पॉपुलेशन रहा तो 2 किलोमीटर, 10 के नीचे रहा तो सोचना भी मत, टेंशन ही कर। 1 लाख की पॉपुलेशन रही तो 6 किलोमीटर रेडियस बढ़ के हो जाएगी। 6 किलोमीटर के बाहर रहा तो एग्री। और अगर पॉपुलेशन 10 लाख है, पॉपुलेशन कितनी है? 10 लाख। देख यहाँ पे 10 लाख पॉपुलेशन का सिटी है, ठीक है। अब इसका सर्कल निकाला, ये है 8 किलोमीटर, कितना? अब 8 किलोमीटर के बाहर अगर रहा तो वो एग्री ट्रीट किया जाएगा। 8 के अंदर रहा तो उसका उतारा एग्री रहने दे, बट उसको अर्बन एग्रीकल्चरल ट्रीट किया जाएगा फॉर टैक्सेशन पर्पस, और उसको कैपिटल एसेट करके ट्रीट किया जाएगा। समझा? ये रट्टा मारने की सोच नहीं है, बहुत छोटी भाई। 10,000 के नीचे है देख भी मत यार, सोच भी मत। 10,000 के ऊपर है भाई 2 किलोमीटर के बाहर चाहिए। 1 लाख के ऊपर है भाई 6 किलोमीटर के ऊपर। 10 लाख के ऊपर पॉपुलेशन, यहां से खींच 8 किलोमीटर तक, उसके अगर बाहर आ रहा है तो ही एग्री है, नहीं तो अर्बन एग्री। समझा क्या? यहाँ पे जो दिया है ना 2 किलोमीटर, 2 to 6 किलोमीटर, 6 to 8 किलोमीटर, ये सोचने वाली चीज है, ये कंफ्यूजन करता है क्रिएट। ये क्या करता है? हाँ, अब एक सिंपल लॉजिक है, ये आगे 2 किलोमीटर की जरूरत क्या है? अगर 1 लाख का पॉपुलेशन है तो लिमिट कितनी हो रही है? 6 किलोमीटर। 2 का क्या सवाल पैदा हो रहा है? 10,000 के लिए 2 किलोमीटर की रेंज, 1 लाख के लिए 6 किलोमीटर की रेंज, और 10 लाख के लिए 8 किलोमीटर की रेंज। इतना ही याद रख, बहुत सिंपल चीज है। बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूजन मत क्रिएट कर भाई। 10,000 पॉपुलेशन है 2 किलोमीटर, 1 लाख पॉपुलेशन है 6 किलोमीटर, 10 लाख पॉपुलेशन है 8 किलोमीटर, उसके बाहर है, खत्म। प्रॉब्लम्स करेंगे सॉल्व, इमीडिएट समझ जाएगा तेरे को। देख, एरिया दिया है ABCD, आगे दिया है एरियल डिस्टेंस दिया है, और पॉपुलेशन दिया है 9,000। अब ये 10 के नीचे है ना, सोच ही मत, सोच ही मत, वो क्या हो गया? एग्री हो गया। वुड इनकम डिराइव्ड फ्रॉम द फार्म बिल्डिंग सिचुएटेड इन द एरिया ट्रीटेड एज एग्रीकल्चर इनकम? यस, क्योंकि 10,000 के नीचे। अब नीचे जा 10,000 के ऊपर है, तुरंत एक 2 किलोमीटर एरिया है कि नहीं? नहीं है, मतलब एग्री इनकम ट्रीट नहीं होगा। समझा मेरे भाई? अब 11 लाख सीधा 8 किलोमीटर की रेंज हो गई मेरे भाई, नहीं एग्री। 80,000 बेटा ये 10 के ऊपर है, 1 लाख नहीं है, 2 किलोमीटर। कैसा बोला मेरे भाई? 10,000 की रेंज है। देख 80,000, 90,000, 95,000 रहते हैं, 1 लाख है क्या? हाँ, 1 लाख रहा तो 6 किलोमीटर। समझा? हाँ, तो कितना है? ये कितना है पॉपुलेशन? 80,000, 3 किलोमीटर भाई एग्री इनकम है। समझा क्या? अरे मेरे भाई समझा क्या? पक्का? तो मैं अभी सिर्फ एग्री इनकम को टिक कर रहा हूँ। हाँ, 3 लाख, 1 के ऊपर है 6 किलोमीटर की रेंज हो गई, 4 किलोमीटर नहीं है एग्री। 12 लाख 5 किलोमीटर नहीं है एग्री, 8 की रेंज है। 8,000 बेटा सोचना भी मत, ये एग्री होने वाला है। 10 के नीचे है ना, खत्म। आ गया बेटा? यस। 4 लाख पॉपुलेशन बेटा, 1 के ऊपर है, मतलब 6 किलोमीटर की रेंज। कितनी?
6। कितना किलोमीटर दिया है? 7। मतलब 6 के आगे गया कि नहीं? तो ये क्या हो गया बेटा? एग्री। अब दिमाग में बेटा यस सर। 10 लाख के ऊपर 8 किलोमीटर, अब ये 8 ही है, ये एग्री नहीं होगा। 8 से ज़्यादा चाहिए। 8 से ज़्यादा चाहिए था। अब 15 का पॉपुलेशन है, मेरे को क्या लेने देना है? 10 रहे, 15 रहे, 25 रहे, 50 रहे, 10 के ऊपर गया तो 8 किलोमीटर की रेंज है। ये कितना किलोमीटर है? 9 किलोमीटर। खत्म, एग्रीकल्चरल इनकम है। कितना आसान कंसेप्ट है। लोग इसको बिना काम का टप बनाते हैं। टप नहीं है। 10,000 2 किलोमीटर, 1 लाख 6 किलोमीटर, 10 लाख 8 किलोमीटर, 5,000 पॉपुलेशन, सोच मत किलोमीटर का, लेना देना ही नहीं। दिमाग में बैठा मेरे भाई? खत्म। चलो, इनडायरेक्ट कनेक्शन विद लैंड वो छोड़े यार, पढ़ लोगे ना? यस सर। हाँ। हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट है 1.46 पे। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंसेप्ट सर्टेन एग्जांपल्स ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम आर गिवन बिलो। देख, पहला क्या बोला है? हाँ, इनकम डिराइव्ड फ्रॉम सैम्पलिंग सीडलिंग्स ग्रोन इन अ नर्सरी। मतलब नर्सरी का जो भी, अगर मैं खुद, देख हराम कर, 2 चीजें, नर्सरी में दूसरे के नर्सरी से माल ला के बेच रहा हूँ, आई एम अ ट्रेडर, वो बिजनेस इनकम है। लेकिन मैं मेरी खुद की नर्सरी चला रहा हूँ, लेबर लगा रहा हूँ, मटेरियल ला रहा हूँ, सीडलिंग सैपलिंग्स लगा रहा हूँ, उसको ग्रो कर रहा हूँ और उसको बेच रहा हूँ, एग्रीकल्चरल इनकम। समझा? इनकम फ्रॉम ग्रोइंग फ्लावर्स एंड क्रीपर्स, एग्री इनकम। रेंट रिसीव्ड फ्रॉम द लैंड यूज फॉर ग्रेजिंग कैटल रिक्वायर्ड फॉर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, बैल वगैरह। इनकम फ्रॉम ग्रोइंग ऑफ बाम्बू, एग्री इनकम। एग्जाम्पल ऑफ नॉन एग्री इनकम, इनकम फ्रॉम ब्रीडिंग ऑफ लाइफ स्टॉक, इनकम फ्रॉम पोल्ट्री, इनकम फ्रॉम फिशरीज एंड इनकम फ्रॉम डेयरी। और एक चीज याद रख, ये जो है ना, इनकम डिराइव्ड फ्रॉम सैम्पलिंग सीडलिंग ग्रोन इन नर्सरी, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, ग्रोन। इफ आई एम बाइंग एंड सेलिंग, मेरी नर्सरी है, मैं दोनों चीजें कर रहा हूँ, दोनों चीजें कर रहा हूँ, ग्रो भी कर रहा हूँ, बेच भी रहा हूँ। और अगर कम गिर रहा है, मेरा क्वांटिटी कम हो रहा है, मेरा कैपेसिटी कम हो रहा है, तो दूसरे से भी खरीद के बेच रहा हूँ, 10 पैसा 20 पैसा 50 पैसा कमा रहा हूँ इंडिविजुअल यूनिट पे। तो बेटा, बाइंग एंड सेलिंग की अगर एक्टिविटी आ रही है, दैट विल बी बिजनेस। सिर्फ अगर मैं ग्रो कर रहा हूँ, यस, तो ही इट विल बी एग्री। समझा क्या? पक्का? ग्रेट, खत्म। प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर देख, 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026, दिस इज प्रीवियस ईयर। अब जो तू दे रहा है एग्जाम, उसके हिसाब से ये क्या हो गया? प्रीवियस ईयर। और 1/4/2026 से 31/3/2027, ये है तेरा असेसमेंट ईयर। अब ये प्रीवियस ईयर का इनकम जो है, प्रीवियस ईयर इनकम विल बी असेस्ड इन द असेसमेंट ईयर। हमेशा याद रखो, प्रीवियस ईयर इनकम इज असेस्ड इन क्या बेटा? असेसमेंट ईयर। मतलब 25-26 जो तेरा प्रीवियस ईयर है, उसका असेसमेंट ईयर है 26-27। ओके, खत्म, चला गया। He is running a business from 93 onward. Determine previous year for the assessment year 26-27, 25-26। यस। अभी तो वही बात किया ना। चार्टर्ड अकाउंटेंट सेटअप इस प्रोफेशन ऑन 1 जुलाई 2020, उसके लिए भी क्या है? 1 जुलाई 25 से 31 मार्च 26। यस, ये उसका क्या है बेटा? प्रीवियस ईयर। जनरल एक्सेप्शन छोड़ो यार, ये क्या है? हर बार असेसमेंट प्रीवियस ईयर की
असेसमेंट ईयर में होती है। लेकिन ये जो 5 बंदे हैं उनका टैक्स स्पॉट पे नहीं लिया, भाग गए तो क्या करेंगे? इसके लिए उनका एक्सेप्शन है, उनका टैक्स हम क्या करते या असेसमेंट करंट ईयर में ही कर देते। देख, शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेसिडेंट पर्सन लिविंग इंडिया छोड़ के चले जा रहा, एओपी बीओआई आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन फॉर्म फॉर अ पर्टिकुलर इवेंट और पर्पस। अब वो इवेंट खत्म हो गया, अब वो वापस लोग मिलेंगे क्या? नहीं मिलेंगे, तो उनका हिसाब खत्म कर देते। आप समझे? Yes. Persons likely to transfer property to avoid tax and discontinued business खत्म हो गया ना। अब उसका असेसमेंट कौन करेगा? पहले आज खत्म कर लो असेसमेंट। ये 5 चीजें हैं, समझा? पढ़ लिया होगा आपने। Yes, sir. अब अनडिस्क्लोज सोर्स ऑफ इनकम, ये अच्छा इंपॉर्टेंट है। हाँ, एक अमाउंट बोरोड और रिपेड ऑन हुंडी, अनएक्सप्लेन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट नॉट फुल्ली डिस्क्लोज, अनएक्सप्लेन मनी, अनएक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट एंड कैश क्रेडिट्स। ये आप पढ़ लोगे, Yes, sir. पढ़ा ही होगा। ये अच्छे से पढ़ो, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा कम से कम एक। ये अच्छे से पढ़ो, हराम खोरो, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, मैंडेटरी आएगा। एक पे तो पूछा जाएगा, एक तो ऑब्जेक्टिव में आएगा या थ्योरी में आएगा। इनमें से कोई भी एक चीज से पूछा जाएगा, मतलब जाएगा। ये हार्ड हिटिंग इश्यूज है, क्योंकि इसके ऊपर टैक्सेशन लायबिलिटीज कितनी है बेटा? 60% टैक्स है प्लस 25% सरचार्ज है, मतलब 15% ऐड होगा, 75, और फिर 4% एजुकेशन से 78% तक है। तो ये हार्ड हिटिंग है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन जरूर आएगा, 2 मार्क पक्के दे जाएगा। 1-2 अपने को क्या है यार, 1 मिले 2 मिले उठा लो, जरूरत है। बूंद बूंद से सागर बनता है, आया ना? हर बार चौका छक्का थोड़ी मिलेगा, सिंगल डबल भी जरूरी है। देन रेट्स ऑफ टैक्सेस, सरचार्ज एंड सेल्स, तुमने ये सब पढ़ाई है। Yes. एक बार दिए अपने टैक्स रेट ऑलरेडी देख लिए, वापस रिपीट हुए क्या इसको? We remember, yes, okay. ठीक है, पढ़ लोगे ना? Yes, sir. वैसे मैंने डिटेल बैच में सारा चीज सिखाया ही है, लाइन टू लाइन। अभी पढ़ लो। इलस्ट्रेशन 3 ले लेता हूँ, सही बात है। मिस्टर एक्स हैज अ टोटल इनकम ऑफ 25 लाख फॉर प्रीवियस ईयर 2025-26, comprising income from HP, interest on FD, compute tax liability for 26-27 under default tax regime 115 BAC, मतलब न्यू रिजीम। तो 25 लाख है ना, बहुत आसान है। 4 से 8 20,000, ये 8 से 12 40,000, फिर वापस 60,000, फिर 80,000, फिर 24 तक 1 लाख 25% से, और ऊपर का जो भी है, जो भी है 1 लाख रुपया, उसके ऊपर 30% से 30,000। सो इसका टोटल टैक्स लायबिलिटी आ गया 3,30,000 प्लस 4%। तुम्हारा हेल्थ एंड एजुकेशन से इट गोज टू द 3,43,200। अब ओल्ड रिजीम से दिया है। ओल्ड रिजीम में तो आपको नॉर्मल सिटीजन है बिलो 60, या इसमें 2.5 लाख रुपए का तुम्हारा बेसिक लिमिट है। अबाव 60 अगर रहा तो 3 लाख का बेसिक लिमिट है, यस। और अगर अबाव 80 ईयर्स रहा तो 5 लाख का बेसिक लिमिट है। ओके, ऑप्शनल रिजीम बोलते इसका भी। अब 112 दिया है, 112 जो भी अपना ये है कैपिटल गेन, उसके ऊपर लैंड एंड बिल्डिंग मैंने ट्रांसफर किया विथ इंडेक्सेशन 20%। क्या बेटा? विथ इंडेक्सेशन रहा तो 20% LTCG, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और विदाउट इंडेक्सेशन रहा तो 12.5%। यस, कितना बेटा? 12.5%। खत्म, 112 हो गया। अब 112A शेयर बेचे, हाँ, LTCG ऑन शेयर। यस, अब इक्विटी अगर मैंने किया
तो बेटा 1.25 लाख तक एग्जाम्प्ट है प्रॉफिट, उसके ऊपर रहा तो बेटा 12.5% क्योंकि LTCG है। अब यही शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 111A में, अरे हाँ या ना। STCG ये कितना है @20%, शेयर्स पे किसी भी चीज से बेचा, शेयर्स है बाकी की चीज कितना बेटा 20% शेयर्स, हाँ इक्विटी के बारे में बात कर रहा हूँ। विनिंग फ्रॉम लॉटरीज बेटा दिया है 30%, ऑनलाइन गेम्स 30%, ये जो बोला 115 BBE जो अभी बोला अनएक्सप्लेन मनी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर अनएक्सप्लेन इनकम, यस उसको क्या बोलेंगे 60%। आगे चलने का आगे वो दिया है 60%, देख 78% तक चले गया, 25 तक का सरचार्ज है और 60% का टैक्स है। इलस्ट्रेशन 4 ले लेते। मिस्टर एक्स हैज अ टोटल इनकम ऑफ 16 लाख 25-26 कंप्राइजिंग इनकम फ्रॉम HP इंटरेस्ट, ठीक है। कंप्यूट टैक्स लायबिलिटी फॉर 25-26 एज 45, ऑप्ट आउट किया उसने डिफॉल्ट से, मतलब ओल्ड रिजिम के हिसाब से जाना पड़ेगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला बेटा। 45 साल के बंदे को 5,000 रुपये टैक्स ज्यादा आएगा, है ना, 2,500 आएगा क्योंकि 50,000 का नुकसान है उसका। हाँ, फॉर 63 ईयर्स वाले को 2,500 कम, 45 का निकाला तो उससे 2,500 कम किसको आने वाला है सीनियर सिटीजन को, और सुपर सीनियर सिटीजन को 12,500, क्योंकि 5 लाख तक का इश्यू है ना। चल देख 2.5 लाख तक नील, अब ये 12,500, 1 लाख रुपया 5 से 10 के बीच में 20%, और 10 लाख के ऊपर 6 लाख के 30% कितना हो गया 180, समझा। अब नीचे कोई टेंशन नहीं, 3 लाख तक नील है, 12.5 का कितना हो गया 10, 1 लाख 1,80,000, और नीचे सुपर सीनियर को जाएगा 12.5 जीरो हो जाएगा, 5 लाख तक एग्जाम है उसको बेसिक एग्जाम, 5 से 10 20% से 1 लाख, और ऊपर के 6 लाख पे 30% से 180 हो गया, खत्म। आ गया सरचार्ज, 10% सरचार्ज है, 50 लाख के अगर ऊपर जा रहा है 1 करोड़ तक, 1 करोड़ के ऊपर जा रहा है 15% सरचार्ज है, अप टू 2 करोड़। 2 करोड़ के ऊपर जा रहा बेटा कितना है 25%, शेयर वगैरह का रहा तो 15%, खत्म। चलने का आगे आ जाए, ये दिया है आखिर में 15% वापस, ओके। मार्जिनल रिलीफ सीधा एग्जांपल में एक्सप्लेन करता हूँ, दैट विल बी मोर इजी फॉर मी। हाँ वो सेम वही भी रहे, सरचार्ज उतना ही है, सिर्फ ऑप्शनल में चेंज ये रहा है 25% की जगह 37% है। ये देखिए 5 करोड़ के ऊपर जा रहा हूँ तो 37%, मतलब गवर्नमेंट नहीं चाहती कि तू ऑप्ट आउट कर। क्यों, अरे वो भी कहाँ चेक करते बैठेंगे, हर एक का डिडक्शन देखो, बाकी की चीजें देखो। ले लेता हूँ क्वेश्चन 5, ओके। कोई तकलीफ नहीं मेरे भाई, श्योर। कंप्यूट द टैक्स लायबिलिटी ऑफ एज 42 हैविंग टोटल इनकम ऑफ 51 लाख फ्रॉम द असेसमेंट ईयर 26-27, 51 लाख रुपए इनकम है बेटा, खुला चीज है, खुला। तेरा क्या है ओल्ड रिजिम से ऑप्ट आउट किया उसने, ऑप्शन टू शिफ्ट आउट ऑफ द 115 BAC, मतलब 2.5 लाख तक एग्जाम, 2.5 से 5 12,500, 5 से 10 1 लाख रुपया, 10 लाख से 50 लाख, 40 लाख के ऊपर कितना बेटा 30%, 12 लाख रुपया, समझा क्या।
51 लाख है, मतलब 41 और 30,000 ऐड कर, ये 12-30 आ गया, समझा। टोटल कितना है 13,42,500। सरचार्ज ऐड होगा 10% से। तो बोलेगा सर क्यों, ये तो करना ही पड़ेगा, 50 लाख के ऊपर गया हो। तो 10% से सरचार्ज ऐड किया, मेरा इनकम टैक्स हो गया 14,76,750। अब एक चीज समझ, अगर मैं 50 लाख का ही इनकम बता रहा हूँ और जो 1 लाख मुझे एक्स्ट्रा मिली है, मैं सरचार्ज भरने की जगह सीधा 1 लाख गवर्नमेंट को टैक्स पे कर देता हूँ। कंसेप्ट क्या बोल रही है, मगर मुझे उसमें प्रॉफिट ज्यादा मिल रहा है। सो व्हाट आई विल डू कि भाई 1 लाख ले लो और 10% का सरचार्ज लो। तो 50 लाख के इनकम के ऊपर का टैक्स निकाल, पहला 12.5, फिर 1 लाख और फिर 40 पे 12 लाख, 13,12,500 प्लस 1 लाख जो मैंने ऊपर का मैं वो भी लेके जाऊँ, 14,12,500 खत्म, वही दिए देख। 13,12,500 प्लस 1 लाख जो मैंने कमाए वो भी लेके जाओ, मतलब मेरे से कितना लेके जाओ 14,12,500 लेके जाओ। आप समझ रहे हो। अब सरचार्ज लगेगा क्या, नहीं लगेगा, अब सरचार्ज नहीं लगेगा। देख मुझे ऊपर कितना टैक्स लग रहा है 14,76,750, 14,76,750 माइनस कितना बेटा है 14,12,500 निकाल दो 050 56,500 कितना 56,500 क्यों, ये तो गलत हुआ। 64 to 50 64 to 50 हाँ 60 अरे पगले, हाँ 50 में वही बोल रहा है, ऐसा क्या बोल रहा है 250। उसके बाद यहाँ से गया 1 4 रह गया 64,250, इट विल बी माई मार्जिनल रिलीफ। ये भाई क्यों मुझे ये लगा रहे हो, तुम एडिशनल लगा रहे हो और भाई मत लगाओ 10% सरचार्ज। 50 के ऊपर जो भी रखा है कमाया तुम ले लो, 50 का टैक्स भर रहा हूँ, साथ में वो 1 लाख भी भर देता हूँ, मतलब मैं कितना भर रहा हूँ 14,12,500 इंस्टेड ऑफ 14,76,750 आफ्टर सरचार्ज। So what will be the difference 64,250, that will be my marginal relief। समझा क्या। तो टैक्स लायबिलिटी लोअर कौन सी है दोनों में से, नीचे वाली। नीचे वाली कितनी 14,12,500, उसके ऊपर 4% सेज भर दूंगा भाई, खत्म कर दो ये। और नीचे मार्जिनल रिलीफ दिया है कितना 64,250। समझा। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते और ज़्यादा समझ जाएंगे। ये अल्टरनेटिव मेथड दिया है, कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपल चीज़ है। 6th इलस्ट्रेशन, कंप्यूट द टैक्स लायबिलिटी 1 करोड़ 1 लाख रुपया है, अज्यूमिंग द टोटल इनकम ब्ला 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 ब्ला, ठीक है। उसने ऑप्ट आउट नहीं किया है, मतलब डिफॉल्ट रिजिम से जाएंगे। मतलब क्या बेटा 20,000 40 60 80 1 लाख और बाकी के ऊपर 30%। समझा। देख 20,000 40 60 80 और 24 लाख तक 1 लाख हो गया। अब तेरे पास कैलसी है, कैलसी पे ले 1 करोड़ 1 लाख 101 माइनस 24 23 लाख कितना है वो 77। 77 सही बात है ना। 77 इंटू 30% 23.1 23.1 मतलब 23,10,000। देखा आ गया, खत्म। सो टोटल टैक्स कितना आ गया मेरा 26,10,000। उसके ऊपर 15% का सरचार्ज ऐड हो गया, होने वाला 1 करोड़ 1 का इनकम है, कितना आ गया 3,91,500। ये टैक्स के ऊपर सरचार्ज है। हाँ। सो नेट टैक्स लायबिलिटी आ गई विदाउट मार्जिनल रिलीफ 30,01,500। समझा क्या। अब निकाल दे 1 करोड़ पे टैक्स निकाल, वही तेरा सारा चीज 20 40 60 80 1 मतलब कितना हो गया बेटा वो 3 लाख रुपया। और 76 लाख के ऊपर कितना आ गया 22,80,000।
यस ये देख 22,80,000 प्लस 3 लाख रुपए कितना गया 25,80,000। Yes. अब उसके ऊपर 10% सरचार्ज आएगा पगले, हाँ. तू भूल जाएगा नहीं तो 50 लाख के ऊपर है हरामखोर, तो 10% सरचार्ज तो आने ही वाला। कितना मेरे भाई 2,58,000। सो टोटल टैक्स लायबिलिटी कितने आ गई 28 lakh. हाँ, प्लस 1 लाख जो ऊपर कमाए तुम लेके जाओ, मत दो मेरे को, क्योंकि वो 1 लाख की वजह से अगर ज्यादा टैक्स जा रहा है तो भाई वो 1 लाख तुम लेके जाओ। तो 1 लाख दिया, सो टोटल कितना देना पड़ेगा गवर्नमेंट को 29,38,000। 38,000. अब मैं दो इसको हाईलाइट कर रहा हूँ 30,01,500 और 29,38,000। समझा क्या? 63. हाँ उसका डिफरेंस निकाल कितना आया 63,500. 63,500। तो 63,500 इन दोनों का जो भी डिफरेंस है दैट इज माई मार्जिनल रिलीफ। समझा क्या? Yes. अच्छे से समझा? Yes. खत्म। देख 63,500। अब तू टैक्स कितना पे करेगा 29,38,000 प्लस 4% एजुकेशन सेस। ओके Yes. कितना आ गया बेटा 30,55,250। हेल्थ और एजुकेशन सेस के पहले का डिफरेंस निकालना आपने को। समझा? आगे चलते। इलस्ट्रेशन सेम वैसे ही है 2 करोड़ 1 लाख के लिए। उसके ऊपर सरचार्ज कितना आता है 1 से 2 करोड़ के बीच 15%। कितना आता है? 15. हाँ बस 1 करोड़ 50 से 1 10%, 1 से 2 करोड़ 15%, 2 करोड़ के ऊपर 25%। Yes. अरे हाँ या ना? हाँ. चल अब 2 करोड़ 1 लाख मतलब 25% के क्राइटेरिया में आ गया सरचार्ज के। हाँ. हाँ तो दिखाया देख ओल्ड रिजिम से 12,500 1 लाख रुपया और सीधा 30% से 57,30,000। अब ये टैक्स के ऊपर क्या लगाया 25% से सरचार्ज लगाया, आया 73 Yes. आया। हाँ. अब 2 करोड़ पे निकालो, 2 करोड़ पे 12.5 प्लस 1 लाख प्लस 57 लाख, ये आ गया 58,12,500। अब उसके ऊपर सरचार्ज कितना है 15%, ये आ गया 871 875 मतलब 66,84,375। अब इसमें लाख रुपए ऐड होगा जो मैंने कमाया लेकिन छोड़ रहा हूँ सरकार को एडिशनल। यस मतलब कितना दूंगा 67,84,375। अब इन दोनों का डिफरेंस निकाल, किसका 73,03,125 निकालना है 73,03,125 Yes. 66. माइनस 67,84,375। 5,18,000. हाँ 5,18,750 ये आया तेरा मार्जिनल रिलीफ। समझा क्या? पक्का दिमाग में बैठ गया? खत्म। अब तो टैक्स क्या पे करेगा वो 67,84,375 प्लस 4% ओवर। मार्जिनल रिलीफ दिमाग में बैठ गया मेरे भाई? Yes, sir. पक्का? Yes. अब वही क्वेश्चन 5 करोड़ 1 के हिसाब से दिया है और दोनों रिजिम से निकालने को बोला होगा। पहला डिफॉल्ट टैक्स रिजिम, बेटा डिफॉल्ट टैक्स रिजिम में तेरे को टेंशन की बात नहीं है, 25% तो तेरे को वैसे भी क्या आने वाला है, Sir. आने वाला है कि नहीं है? हाँ. पक्का आने वाला है। हाँ. क्यों 5 करोड़ के ऊपर है? अरे हाँ या ना? हाँ. अगर सरचार्ज नहीं लगता था, अरे लगेगा कि नहीं लगेगा? है ना? फर्क दिया है नॉर्मल रिजिम का और Different. डिफॉल्ट रिजिम का और ऑप्ट आउट किया तो 1,89,93,000 टैक्स लायबिलिटी आ रही है किसके रिजिम में? Different. डिफॉल्ट में मतलब न्यू डिफॉल्ट। ऑप्शनल टैक्स रिजिम में कितना आ रहा है 2 करोड़ 3 लाख। समझा क्या? हाँ. अरे मेरे भाई समझा क्या? Yes, sir. अब दोनों का उसने ये बताया
नीचे दिया है ना, हाँ एक ही का दिया है, ऑप्शनल का दिया है। ऑप्शनल का सॉल्व करके दिया है, ठीक है तो कर लो ना। हाँ वही सेम चीज है जो हमने अब तक सॉल्व किए। 37 बस। हाँ यहाँ पे सिर्फ 37 है, बस खत्म। तो इसलिए मार्जिनल रिलीफ कितना आ गया, 17,18,000 का आ गया। यस पढ़ लोगे ना। यस अब फर्म एलएलपी तुमको देखने की भी जरूरत नहीं है, यस। क्यों, है ही नहीं ना सिलेबस में। अगर तुमको उसके ऊपर क्वेश्चन ही नहीं आने वाला है, सिर्फ नॉलेज पर्पज के लिए दिया है, ऐसे ही बोलूंगा मैं। क्यों, क्योंकि उसके सारे क्वेश्चन तुम कब सॉल्व करने वाले हो, फाइनल में। सो आप पढ़ लोगे, यस यस ठीक है। रिबेट, रिबेट बात है ना अभी, यस 12 लाख तक तुमको रिबेट मिलेगा। कितना, 60,000। हाँ 12 लाख तक मतलब कितना, 4 से 8 को 20,000 टैक्स, सही बात है ना। यस और 8 से 12 को कितना है बेटा, 40,000। तो 60,000 तक तुमको रिबेट दिया जाएगा। मतलब अगर तुम 10 लाख, 11 लाख, 11.5 लाख कमा रहे होगे, तो जितना भी आपकी टैक्स लाइबिलिटी बनती है वो 87A के अंडर क्या होंगी, नील हो जाएगी। वही दिया है, देख इस 10,50,000 वाले की बन रही थी 45,000, 60,000 और लोअर। तो 60,000 और विच लोअर। लोअर, तो कितना आ गया उसको, 45,000 यस लोअर, खत्म हो गया, टैक्स नील। यस समझा। अब 12,15,000 है बच्चे की लाइबिलिटी, कितनी है, 12,15,000। तो मतलब बेटा 15,000 तू सेपरेट निकाल, इसके लिए अलग है सिचुएशन। 15,000 सेपरेट निकाल। 12 लाख तक तेरे को क्या है, 60,000 रुपया क्या है, एग्जैक्टली 15,000 के ऊपर कितना परसेंट, 15% से निकाल, कितना आ रहा, 2,250 प्लस 60,000 रुपये तेरा रूटीन टैक्स वहाँ तक का, मतलब तेरा टैक्स आ रहा है 62,250। अब एक चीज़ बता, तेरा टैक्स कितना है, 62,250। क्यों रे बेटा, सिर्फ 15,000 इनकम अबाउ चले गया। इनकम इज अबाउ 12 lakhs बाय 15,000 ओनली। अब ये 15,000 के लिए मैं तुझे बोलूंगा कि तू 62,250 टैक्स भर, सही लगता है तुझे, सही लग रहा है। तो जो मार्जिनल रिलीफ की कंसेप्ट थी वो एप्लीकेबल कर, और कितना टैक्स पे कर, 15,000 रुपया। खुला, जो ऊपर के 15,000 है पे कर दे। अब 15,000 प्लस 4% कितना आएगा, 600। सो योर टैक्स लाइबिलिटी विल बी 15,600। आसान चीज़ है। अब इन्होंने उल्टा पुल्टा करके बताया रिबेट कैलकुलेशन के लिए, पर मेरा मानना बहुत खुला है कि भाई 12 लाख के ऊपर कितना काम है, 15,000 भर देता हूँ ना यार। क्योंकि मेरी जब टैक्स लाइबिलिटी 62,250 आ रही है, तब जब तक ये नलीफाई नहीं होती तब तक तो मार्जिनल रिलीफ के कंसेप्ट का बेनिफिट उठाते रहूंगा। समझा क्या, पक्का। चलो आगे चलते। इलिस्ट्रेशन 11 एक क्या रिबेट दिया, खत्म हो गया। देन पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ एग्रीकल्चर, सब ये एक प्रॉब्लम ले लेते फिर खत्म कर देते। इलिस्ट्रेशन 12 क्योंकि यही लास्ट प्रॉब्लम है मेरे हिसाब से ये चैप्टर में, क्योंकि एग्रीगेशन इफेक्ट वाला क्वेश्चन है। ये एग्रीगेशन का एक बार खत्म सिखा देता मतलब पहला चैप्टर हो जाएगा। फिर अगले लेक्चर में सेकंड चैप्टर लेंगे, उसके अगले लेक्चर में थर्ड। चल देख, मिस्टर एक्स अ रेसिडेंट हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ हिज इनकम फॉर प्रीवियस ईयर 2025-26। इनकम फ्रॉम सैलरी कंप्यूटेड 15,80,000 टैक्सेबल में जा रहा है। रिलीफ बिलीफ का सोचने का भी नहीं है, मार्जिनल का सोचो मत। हाउस प्रॉपर्टी 2.5 लाख रुपया, खत्म। एग्रीकल्चरल इनकम फ्रॉम लैंड इन जयपुर 480,
एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर अर्निंग एग्रीकल्चर में 170, मतलब 480 माइनस 170, 3,10,000 नेट एग्रीकल्चरल इनकम है. यस, गुड. अब इसकी एज 45 साल है और 70 साल है. वाह, गुड. ठीक है. तो दो कंडीशन है, एग्री इनकम 5,000 के ऊपर चाहिए और बेसिक एग्जम्पशन लिमिट के ऊपर उसका इनकम चाहिए. अगर नहीं रहा तो टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी वो इनकम को. लेकिन अगर रहा तो हमको क्या निकालना पड़ेगा? हाँ, कैसे? एग्रीगेशन इफेक्ट से सिखाता हूँ, टेंशन मत लो, खुला चीज़ है. देख, अब इनकम कितना है उसका? 15,80,000. नॉर्मल इनकम कंसिडर कर, प्लस 2.5 लाख, यस, प्लस एग्री इनकम ऐड कर नॉर्मल इनकम की तरह. कितना आया? ये एग्री, एचपी और सैलरी. कितना है बेटा? 1 2 3 4 13 14 14 1 4 to 6 21,40,000. सही बात है कि नहीं है? पक्का? श्योर? 100%? नीचे आ, दिखाता हूँ तेरे को. पहला स्टेप क्या किया है? जो मैंने किया वही किया है क्या? वही किया है क्या? अब 21,40,000 पे टैक्स निकाल. अब तो 21,41,000 पे टैक्स कैसे निकालेगा? सिंपल सिंपल. पहले 4 तक 0, 4 से 8 20,000, 8 से 12 40, 12 से 16 60, 16 से 20 80. खत्म खत्म. ये 2 लाख आ गया. हाँ, अब ऊपर कितना? 1,40,000. उस पे 1,40,000 पे 25 तक का 35, 25 तक का 35,000 आएगा ना. अरे 1,80,000 इंटू 25 तक का, सॉरी, ऐसा कैसे हो सकता है मेरे भाई? 35,000 ही आएगा ना. हाँ, सो 2,35,000 टैक्स आएगा. देख नीचे दिया है क्या? ये हो गया पहला स्टेप. ये हो गया पहला स्टेप. अब दूसरा स्टेप कुछ नहीं, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट प्लस एग्रीकल्चरल इनकम के ऊपर टैक्स निकाल. अब बेसिक एग्जम्पशन लिमिट कितना है तेरा? 4 लाख, प्लस एग्री इनकम कितना है? 310. कितना हो गया? 7,10,000. अब 7,10,000 के ऊपर टैक्स निकाल. 4 के ऊपर कितना जा रहा है? 310. 310 इंटू 5%, 15,500. 15,500. बस, ये आ गया स्टेप 2. अब इतना तेरे को बेनिफिट मिलेगा. इतना आपको क्या मिलेगा? बेनिफिट. देख, स्टेप 2 आ गया 15,500. दिख रहा है मेरे भाई? अब स्टेप 3 में कुछ भी मत कर. पहले इसका जो टैक्स आ रहा है उसमें से दूसरे इसका टैक्स लेस कर. पहले इसका टैक्स कितना है? 2 लाख गुड. 2,35,000 माइनस स्टेप 2 का टैक्स कितना है? 15,500 लेस कर. कितना आया? 2,19,500. खत्म हो गया तेरा टैक्स फाइनल. उसके ऊपर 4% एजुकेशन सेस तो आपने भरना ही पड़ेगा ना अपने को. ऐसा क्या कर रहा है? जो भी है, कितना आ रहा हो? दिया नहीं है. 28,000 जो भी है प्लस कर 4%. समझा? खत्म हो गया एग्रीगेशन इफेक्ट का प्रॉब्लम सॉल्व. कितना आसान है. समझा? चल आगे चलते. और कुछ दूसरा दिया जाए? हाँ, वो एज 70 years. ओके, अंडर नॉर्मल प्रोविजन. ठीक है.
तो एज 70 ईयर्स। तो 3 लाख। अरे वो ओल्ड से दिया है। अरे पगले, पहले दिया 115 BAC हाँ और फिर दिया है एज पर टैक्स प्रोविजन। एज पर टैक्स से पहले कम एज वाला और फिर ज्यादा एज वाला बंदा। तो कम एज वाले बंदे का 2.5 लाख है, पर उसका टैक्स भी चेंज होगा ना। हाँ 2.5 लाख तक एग्जाम, 2.5 से 5 12,500। हाँ इनकम वही रहने वाला है मेरे भाई। स्टेप 1 का जो इनकम है ना तेरा 21 लाख इतना है 40,000। यस। ये 21,40,000 ही रहने वाला है। अब इसमें 2.5 लाख तक एग्जाम है उसको। 2.5 से 5 लाख वो 12,500। 5 से 10 कितना आ गया? 5 से 10 1 लाख रुपया है। क्या अगर उसके ऊपर 30। नहीं रे मेरे भाई, रुक ना। 1 लाख रुपया, 12.5 1 लाख, और उसके ऊपर 11,40,000 रुपये 30%। 3,42,000। 3,42,000। सही बात है। मार टोटल पहले स्टेप में 4,54,500। कोई तकलीफ? पक्का। अब स्टेप टू में बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट 2.5 लाख प्लस 3,10,000। तो 2.5 पे टैक्स ही नहीं है ना, लेकिन 2.5 लाख प्लस 3,10,000 कितना हो गया? 5,60,000 सेकंड स्टेप में। सही बात है। यस। हाँ, तो 5,60,000 पहले 5 लाख पे कितना आ गया? 12,500 का टैक्स, और 60,000 रुपये ऊपर 20%। 20 तक के से 12,000, मतलब 24,500। अब ये लेस होगा यस। तीसरे स्टेप में। सो 4,54,500 यस, माइनस 24,500। 24,500। सो कितना आ गया? 4,30,000। 4,30,000। खत्म हो गया, ओवर। यस। अब बच्चा बंदा 70 साल का है, तो अगर वो 70 साल का, कोई टेंशन की बात नहीं। जो तू बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट है वो चल जाएगा कितना? 5 लाख पे। पहली स्टेप वो इसी पे ऐसी रहेगी, जिसमें 4,54,500 का टैक्स आएगा, है ना? 2,500 से कम। आई लाइक इट। 2,500 से नहीं, हाँ 2,500 से कम होगा, क्योंकि 3 लाख का लिमिट है उसको। यस। वो 80 साल का वो नहीं है। हाँ, तो 2,500 कम हो जाएगा। सॉरी मेरे भाई, लिखते हैं यहाँ पे। चल 10,000 रुपया, 1 लाख रुपया। सही बात है ना? और 11,40,000 पे 30% से वही 342। 342। तो ये आ गया 4,52,000। यस। कोई तकलीफ? बस। अब 3 लाख प्लस 3,10,000 कितना आ गया? वो 6,10,000। सही बात है ना? हाँ, तो उसको पहला टैक्स है 3 से 5 10,000 रुपया, और 1,10,000 पे 20% से 22,000 रुपया, मतलब आ गया 32,000। सही बात है। अब ये 32 लेस का है, ये आ गया 4,20,000 रुपया। यस। समझा क्या? देख, वही दिया है कि नीचे देख, 4,30 और 4,20। अब तो बोलेगा सर 4% ऐड किया। अबे तो करने ही वाले ना, वो तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, यस। समझा? चल आगे जाते, खत्म कर देते ना इसको अभी। यस। ये लेटेस्ट रिकैप्चुलेट देख लो, सब देख लो। टेस्ट योर नॉलेज। असेसी, हु इज एन असेसी? डेफिनेशन बता सकता है, एक्सप्लेन कर सकता है। द पर्सन हु हैज अर्न द इनकम इन द प्रीवियस ईयर, whose income is liable for tax, whose assessment is done in the current year or assessment year. The income is earned in the previous year. The person who is liable to pay tax on earned income. लिख सकता है ना ये सारी चीजें। तेरे को उल्टा पलटा जो भी थोड़ा बहुत एडमिट करना है, मसाला डाल के तवा फ्राई बना देने का, दे देने का अच्छे से। State any 4 instances where the income of the previous year is assessable in the previous year itself
इंस्टेड ऑफ द असेसमेंट ईयर। पहला चीज अगर शिप सर्विस है, Shipping, sir. शिप किसकी, फॉरेन की, मतलब Not resident. नॉन रेसिडेंट की, वो पर्सन लिविंग इंडिया, Living in India. पर्सन इज सेलिंग इज प्रॉपर्टी टू अवॉइड द टैक्स, Event tax. Yes. हाँ या ना, Yes. और Now discontinued. डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन और बिजनेस। Yes. एंड लास्ट वन पूछे तो चार ही है ना, इसलिए थेरी भी चाहिए। Whether income derived from saplings, seedlings grown in nursery is taxable under Income Tax Act 1961। एग्जामिन अब तेरे को लिखना पड़ेगा कि व्हाट इज एग्रीकल्चरल इनकम, ये क्यों एग्रीकल्चरल इनकम की डेफिनेशन में आता है, और एक एडिशनल चीज दे कि अगर मैं बाय करके सेल कर रहा हूँ तो दैट विल नॉट बी ट्रीटेड एज एग्री इनकम, तो तेरे को फुल मार्क्स मिलेंगे। समझा? Yes. Then two schools, मिताक्षरा दाया बागा, खत्म। डिफरेंस बिटवीन एसोसिएशन ऑफ पर्सन BOI, खत्म। एसोसिएशन ऑफ पर्सन में कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, LLP आ सकती है, BOI में सिर्फ इंडिविजुअल इंसान आ सकता है। मिस्टर सुमित रेसिडेंट अर्न्स इनकम 15 लाख फ्रॉम सेल ऑफ रबर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम लैटेक्स फ्रॉम द रबर प्लांट ग्रोन बाय हिम इन इंडिया एंड 20 lakhs from sale of rubber manufactured from this latex obtained from rubber grown in Malaysia during what will be his business income। बेटा जो बाहर से आ रहा है वो बिजनेस इनकम है, जो इंडिया से आ रहा है वो Partial integration. हाँ पार्शियल है, वो सेपरेट करना है तेरे को। 60 by 35. 65-35 गुड। तो चल 6 क्वेश्चन का आंसर भी देख लेते, क्यों तकलीफ कर रहा, खत्म ही करते ना। 60 by 35. देख 35% ऑफ द 15 लाख विल बी बिजनेस इनकम, और 20 का 20 लाख बिजनेस इनकम है। क्यों, बाहर से आया भाई बिजनेस इनकम Yes. खत्म, और बाकी 65% विल बी एग्रीकल्चर इनकम। वो प्रोविजन लिखना पड़ेगा आपको। चलो आगे चलते हैं, आगे मतलब पीछा है मैं। मिस्टर राजा रेसिडेंट अर्न्स इनकम ऑफ 10 लाख रुपीज फ्रॉम द सेल ऑफ कॉफी ग्रॉन एंड क्योर्ड। देख रोस्टेड एंड ग्राउंडेड नहीं है तो 75-25 पे जाएगा। Sham, resident India, earns 20 lakh from the sale of coffee, drawn, cured, roasted and grounded। हाँ इसको 60-40 आएगा। What would be the business income chargeable to tax in India of Mr. Raja? 10 में से 2.5 लाख रुपया। सातवां आंसर देख। Yes. 9 lakh. हाँ या ना? 20 का. यस, और शाम का 40%, 20 8 लाख रुपये lakh. Yes. खत्म। सो 8th भी वैसे ही रहेगा, 9th भी तुम्हारा नॉर्मल ही है। Computation. हाँ वही जो मैंने सिखाया सब। Yes. 10th में 6.5 करोड़ का इनकम है, डिफॉल्ट टैक्स रिजिम, मतलब नए रिजिम से निकालना है उसको। हाँ 25%। Yes. अब नॉर्मल प्रोविजंस ऑफ एक्ट के हिसाब से निकाले, ये सॉल्व किया ना अपन ने। Yes. यहाँ पे 37% से आएगा ना। हाँ. देन कॉम्पिटिशन शर्मा भाई, यार वही है, सॉल्व करके देखोगे ना अभी। Yes. तो खत्म, पहला चैप्टर हो गया, डन। सो अगले चैप्टर में सेकंड खत्म करेंगे, फिर थर्ड पे जाएंगे एक एक। चलो थैंक यू, बाय।